बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन पे है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने समंकों के संकलन के बारे में अध्ययन किया है। समंकों के संकलन के पश्चात अगला हमारा महत्वपूर्ण चरण सांख्यिकी में समंकों का वर्गीकरण है। जैसे कि हमने पूर्व की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी के अंतर्गत कई सारे स्टेप होते हैं। उनमें से एक स्टेप समंकों का वर्गीकरण भी है। संग्रहित किए गए समंक जटिल एवं अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं। अतः इन संग्रहित समंकों का उचित विश्लेषण एवं निर्वचन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इन समंकों को सरल रूप में व्यवस्थित न कर लिया जाए। समंकों को उनकी समानता या विशेषता अथवा गुण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को वास्तविक या कल्पित रूप में उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्गीकरण में संग्रहित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। विभाजन का ये कार्य समंकों के गुण या विशेषता के आधार पर होता है। एक गुण वाले समंक एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य भी हैं। उसमें पहला है समंकों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, आंकड़ों को उद्देश्य के अनुकूल बनाना, समानता एवं असमानता को स्पष्ट करना, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करना और इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर है सारणीयन, उसका आधार प्रस्तुत करना। एक अनुसंधानकर्ता के लिए एकत्रित समंकों में इतनी विविधता होती है कि बिना कोई निश्चित क्रम या वर्गीकरण किए उनके आधार पर कोई समंक परिणाम नहीं निकाले जा सकते। कोई सार्थक परिणाम हम नहीं निकाल सकते। इसलिए इन विशाल आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम ये मान लें कि किसी महाविद्यालय में 1000 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में प्राप्तांक अलग अलग दिए जाएं, तो ये टोटल हैं। इनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उनको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न में वर्गीकृत नहीं कर लें। ये वर्गीकरण करने पे हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सकते हैं या उन समंकों को अच्छे एवं सरल रूप में समझ सकते हैं। आंकड़ों या समंकों को संग्रहित करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही समंकों को छोटे छोटे सजातीय समूहों में बांटना होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति आप सब जो जिन्होंने भी एडमिशन लिया है वो सब अभी छात्रवृत्ति के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो ये छात्रवृत्ति बांटने के लिए हम उनको विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। वर्गीकरण करने से आंकड़ों में समानता एवं असमानता का पता चल जाता है, क्योंकि एक ही गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, अतः उनको समझना आसान हो जाता है। जैसे कि उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, विवाहित, मैरिड एंड अनमैरिड, साक्षर एवं निरक्षर आदि। वर्गीकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि वर्गीकरण करने से चरों के कारण एवं प्रभाव का संबंध स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष खाद का उत्पादन पर प्रभाव जानने के लिए ऐसे खेतों को जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है तथा ऐसे खेत जिनमें कि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, हम अलग अलग समूह में रखेंगे। उसके पश्चात हम उसमें पारस्परिक संबंध पता कर सकते हैं कि भाई उस खाद का जिस खेत में डाला गया था उसका उत्पादन कितना है और जिसमें नहीं डाला गया था उसका उत्पादन कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। वर्गीकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि वर्गीकरण किए गए समंकों से तुलना करना आसान हो जाता है। हम जैसे वर्गीकरण करेंगे तो फिर
समंकों में तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे कि दो महाविद्यालयों के बीकॉम के विद्यार्थियों के आपको मार्क्स दिए जाएं, तो उन समंकों का वर्गीकरण करने से हम उनमें तुलना कर सकते हैं कि दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर क्या है। उसके आधार पर हम निष्कर्ष और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे आगे वाला जो हमारा चैप्टर है वो सारणीयन। तो वर्गीकरण से हम क्या है कि सारणीयन जो है वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया है। केवल वर्गीकृत समंकों की सारणियों में के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतः वर्गीकरण सारणीयन का प्रथम चरण है। वर्गीकरण केवल सारणीयन क्या ही नहीं बल्कि विश्लेषण तथा निर्वचन की भी नींव है। इसके बाद हमारा सारणीयन की विधियां भी हैं। अब इसमें जो विधियां हैं उसमें मुख्य रूप से है भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है समयानुसार वर्गीकरण, तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। इसमें दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, एक सामान्य जिसे हम द्वंद्व भाजन कहते हैं और एक बहुगुणित जिसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं, और एक संख्यात्मक वर्गीकरण। ज़्यादातर हम संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। जब समंकों को स्थान, क्षेत्र अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार बांटा जाता है तो ऐसे विभाजन को हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, उत्पादन और जन्म और मृत्यु दर, इसको हम विभिन्न प्रांतों के अनुसार बांट सकते हैं कि भाई इस पूरी जनसंख्या में हमारे इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या रहती है, इस क्षेत्र में इतनी संख्या। जब हम उसका इस प्रकार से क्षेत्र के अनुसार बंटवारा करते हैं तो उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा है समयानुसार वर्गीकरण। इसमें संग्रहित तथ्यों को दिन में, माह में या वर्षों में या ऐतिहासिक क्रम के अनुसार विन्यासित किया जाता है। तो हम इस प्रकार के वर्गीकरण को समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी गुण, विशेषता अथवा किस्म के आधार पर समंकों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर गुण का तात्पर्य श्रेष्ठता अथवा अच्छा होने से नहीं है बल्कि एक से अभिलक्षण से है जो उस तथ्य विशेष में विद्यमान है। उदाहरण के लिए जाति, धर्म, शिक्षा, लिंग, मेल फीमेल, साक्षरता आदि गुणों के आधार पर समंकों को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण हमारे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये जो वर्गीकरण है गुणात्मक वर्गीकरण, इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सबसे पहले हमने सिंपल क्लासिफिकेशन के बारे में किया कि पूरी जनसंख्या को हमने सिर्फ दो भागों में यानी मेल और फीमेल इन में ही बांटा है, तो इसको हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इसी पॉपुलेशन को अगर हम पहले एक गुण के आधार पे जैसे हिंदू एंड मुस्लिम धर्म के आधार पे बांट दिया, फिर उसी एक गुण में से उसकी और सब ब्रांच निकालें, जैसे हिंदू में भी मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यदि इस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं तो इसे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हिंदू में हमने पहले पुरुष और महिला बनाई, फिर पुरुष में भी हम ऐसे कितने हैं जो कि अविवाहित हैं, सिंगल हैं, और ऐसे कितने हैं जो विवाहित हैं। इस तरीके की कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। इसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण संख्याओं के आधार पर भी किया जाता है, जैसे कि इनकम के आधार पे कि पर्टिकुलर इतनी इनकम वाले, वज़न है, आयु है, प्राप्तांक हैं, मार्क्स वगैरह हैं, ऊंचाई आदि, इनको हम चरों के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए वेरिएबल्स होते हैं के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम किसी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं उनको 50 अंकों के प्राप्तांकों का अगर हमें वर्गीकरण करना हो संख्यात्मक न्यूमेरिकल, तो उसको निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताया है।
इसमें हम मार्क्स क्योंकि 50 अंकों तक का है तो हम मार्क्स को 10-10 के भागों में बांट देंगे। 0 से 10 मार्क्स किसके आए हैं, 10 से 20 किसके आए हैं। इसी तरह से 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इस प्रकार की श्रेणी को हम कंटिन्यूअस सीरीज़ बोलते हैं। आगे के हम जो लेक्चर अभी आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें बताऊंगा आपको कि चरों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के हमारे लिए 200 बच्चे हैं, उसमें से 0 से 10 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं। ये बारंबारता कहलाती है, जिसे हम उस पर्टिकुलर जो वर्ग है उसकी आवर्ती बोलते हैं, वर्ग आवर्ती। इसी प्रकार से 10 से 20 में 35 बच्चे हैं जिन्होंने कि नंबर प्राप्त किए हैं। 20 से 30 में 100 बच्चे हैं जिन्होंने इनके बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से आगे भी बताया गया है। तो जब हम संख्यात्मक वर्गीकरण करते हैं तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम्पल ले गया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें द फर्स्ट वन इज़ वर्ग सीमाएं हैं, तो जिसे हम लिमिट कहते हैं यहाँ पर L1 एंड L2। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं मार्क्स में 0 से 10, तो 0 हमारा L1 है और 10 L2 हैं। L1 का मतलब लोअर लिमिट और L2 का मतलब अपर लिमिट उस क्लास की, उस वर्ग की कहलाई जाती है। इसी प्रकार से विस्तार को हम इंटरवल कहते हैं। तो इसमें जो विस्तार है वो 10 का है। सभी में आप देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 सभी में 10 का अंतर है। मध्य मूल्य ज्ञात किया जाता है कई प्रकार से। हम अभी आगे जो सेंट्रल टेंडेंसी के मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसमें मध्य मूल्य निकाला जाता है। तो जो हमारा वर्ग विस्तार है उसमें 2 का भाग देते हैं। यूँ कहें कि L1 प्लस L2/2, तो 2 का भाग देंगे तो पहले वाले जैसे 0 10 में हमारा मध्य मूल्य जो है वो 5 आएगा, दूसरे वाले के लिए 15, तीसरे के लिए 25 और इसी प्रकार से ये क्रम आगे चलता रहेगा। बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये उस पर्टिकुलर वर्ग की आवर्ती होती है कि 0 से 10 जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आएंगे, बस 10 हैं। ये 10 उस की बारंबारता कहलाती है। मतलब ऐसे 10 बच्चे हैं जिन्होंने कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से 35 बच्चे ये फ्रीक्वेंसी है जिन्होंने कि 10 से ज़्यादा और 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे